मुझे लग रहा है कोई एमबीए वगैरह की कोई स्टूडेंट है जिस तरह से आपने बोला है। खैर मैं तो सिंपल वर्ड में समझाऊंगा, मैं भी वैसे इंजीनियर हूँ और इंजीनियर के बाद मैंने भी एमबीए करा है। तो अहमद साहब को वॉइस नहीं आ रही है, मैं इनको क्या बताऊँ। इनको कोई टैक्स कर दे किस तरह से वॉइस नहीं, वॉइस आएगी इनके पास। अच्छा, तो स्टॉक मार्केट आपने डेफिनेशन वाइज बिल्कुल सही बताया। अब मैं इसकी ना साइकोलॉजी समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, आपने ये बता दिया। अब मैं, अगर मैं ये बोलूं कि स्टॉक स्टॉक मार्केट में ज्यादातर, मैं कहूँ ज्यादातर अदनान मिर्जा साहब प्लीज यार, माइक तो बंद करें यार। तो ऑटो म्यूट का म्यूट ऑल कर देता हूँ। रुको। सबको म्यूट करने के बाद भी आवाज आ रही है, पता नहीं क्या भूत भूत आ गया यहाँ पर। खैर, तो ये डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने, शाहरुख साहब आपने बिल्कुल सही बताया कि स्टॉक मार्केट क्या होती है और कंज्यूमर मार्केट क्या होती है, ठीक है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में आप देखें, नॉर्मली जो आवाम की तादाद है ना, वो ज्यादातर पढ़े लिखे आवाम होती है स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर वैसे देखा जाए कि लोग कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, आई थिंक 80% से 90% लोग जो है ना, इसमें नुकसान उठा रहे होंगे। आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। तो एक पढ़ा लिखा तबका क्यों नुकसान उठा रहा है स्टॉक मार्केट से, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंज्यूमर मार्केट से। मैं इसको समझाने की पॉइंट ऑफ व्यू से, इस कॉन्सेप्ट की क्लियर किस तरह से होता है कि रोजमर्रा की एग्जांपल अगर आप लोग अगर मैं दूं तो उससे आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, ये सैमसंग साहब, आप बहुत ज्यादा एरो बनाए जा रहे हैं, तो अपना कर्सर थोड़ा सा वो करें। हाँ, देखिए ये एक स्लाइड है, इसमें क्या हो रहा है देखें। इसमें हो ये रहा है कि एक आपका एक वेंडर है, ये फ्रूट का वेंडर है, और ये सेलर है। बाकी ये यहाँ पर बायर आ रहे हैं इसके पास, और इसको ये चीजें दे रहा है। समझ ले, मैं कंज्यूमर मार्केट की एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये जो फ्रूट्स है, लोग आते हैं, इसको बाय करते हैं, इसको कंज्यूम कर देते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह के जो कंज्यूमर मार्केट में ज्यादातर होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। मैं ये कहूंगा कि एवरेज मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, ठीक है। इन दोनों का मैं एक लिंक करने की कोशिश करूंगा, स्टॉक मार्केट को और ये जो नॉर्मल कंज्यूमर मार्केट है। लेकिन ये लोग सब कमा रहे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा तबका जो है ना, वो नहीं कमा रहा। अब ये बात जरा सोचने की है यार, हम लोग क्यों नहीं कमा पा रहे। कि यार बड़े बड़े कंपनी के जीएम मैंने देखे हैं, बड़े बड़ी पोस्ट वाले देखे हैं, लेकिन नुकसान में बैठे हुए हैं। और अच्छे अच्छे मतलब काफी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन 50% लॉस, 60% लॉस में। तो आए दिन पोर्टफोलियो देख रहा होता हूँ, लोगों के पास हैशकॉल पड़ा हुआ है ₹150 का, ₹160 का। कहते हैं यार इसको कैसे करूँ, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये बताया कि एक एक ऐसा बंदा, एक शख्स है जो फल फल बेचता है या सब्जी बेचता है, ठीक है। अब मैं कंज्यूमर मार्केट से रिलेटेड एक चीज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अब उसको बहुत कम होंगे ऐसे जिसको नुकसान होगा, वो भी खुशी खुशी कमा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो रहा है कि वो लोग कमा रहे हैं और उनको इतना ज्यादा एजुकेशन भी नहीं है उनके पास, लेकिन कमा रहे हैं। और हम अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं कि यार हम लोग तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग तो कमा लेंगे, लेकिन हम लोग नहीं कमा पा रहे स्टॉक मार्केट में। या हमसे मुराद ये है, आप आपने से कुछ लोग और बहुत सारे लोग कमा रहे होंगे, लेकिन एवरेज जो मैं तबका बता रहा हूँ ना पाकिस्तानियों का, वो नहीं कमा रहा इससे। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। ये जो एक कंज्यूमर मार्केट में जो आवाम होते हैं, अब लेट्स से मैं कंज्यूमर मार्केट का वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो एक शख्स यहाँ पे खड़ा हुआ है जो फल बेच रहा है, ये जो फल बेच रहा है, ये इसने क्या वर्किंग करी होगी। देखिए, इसने तीन चार चीजों पे वर्किंग करी होगी। इसने सोचा होगा कि यार मैं ऐसा कौन सा फल लूं जिसकी डिमांड इस वक्त मार्केट में है, या आवाम उस ऐसी चीज को, ऐसे फल को वो खुशी खुशी लेगी। सबसे पहले तो उसने वो फल का जायजा लिया। उससे सोचा होगा यार इस एरिया में, या इस एरिया में नहीं तो इस वक्त ये सीजन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है। आपको पता है जैसे ही आम का सीजन होता है, हर बंदा इस वक्त जो है ना आम आम लगा के रख लेता है। इसी तरह से वाटरमेलन का सीजन होता है, तो हर जगह वही नजर आ रहा होता है। जब सीजन आता है ना, तो लोग उसको उस पे जो है ना, समझ लें, वही फल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आम के सीजन में कोई बंदा ऐसा फ्रूट लेकर आ जाए जिसकी डिमांड ही ना हो, तो उसको कहेंगे, उस फल वाले को कहेंगे पता नहीं क्या है, उसका तो चलेगा ही नहीं ना, उसका इतना यूज नहीं होगा। आम के सीजन में हर वक्त आम ही आम बिकता है, हर बंदा आम ही लेता है। अच्छा, तो ये डिमांड ये देखता है, ये फल वाला जो है ना देखता है कि इसमें ठीक है, फल वाला देखता है कि ना इसमें
कौन से फल में मेरी डिमांड है, कौन से फल की डिमांड है, कौन से लोग कौन सा फल ज्यादातर लोग यूज मतलब के पसंद करेंगे, एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, दूसरी चीज इसमें आप लोग ये अपने पास नोट कर लें कि डिमांड, इसमें डिमांड का बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज ये है कि जब वो एक चीज लेता है, फॉर एग्जाम्पल ये भी तो कहीं ना कहीं से बाय करेगा। ये जो वेंडर है ये बाय करेगा फल की मंडी से, फ्रूट मार्केट से जो होती है, वहां से बाय करेगा। अब जब वहां से बाय करेगा तो उसने सोचा है कि फॉर एग्जाम्पल उसने सिर्फ ये सोच लिया कि आम की डिमांड बहुत ज्यादा है, मुझे आम खरीद रहा है। एक चीज इसने एक इसने अच्छी चीज कर ली। उसके बाद जब आम लेने जाएगा फल मार्केट में, अभी तो मैंने बताया नहीं है भाई, अभी तो बताऊंगा इंशाल्लाह, फिर आपको मजा आएगा। जब आम लेने जाएगा वो, तो उसके इसको और भी चीजें की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि यार मुझे इस पे प्रॉफिट मार्जिन मुझे कितना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आम का सीजन चल रहा है, उसने देखा उसके पास केला भी मिल रहा है उसको, जो है ना कोई कोई भी एक कुछ और भी फल लगा लें, वो भी मिल रहा है। अब इसने बोला कि मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसका प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा हो, 20% प्रॉफिट मार्जिन हो लेट्स से। तो एक बेवकूफ भी जो होगा ना, या जाहिल आदमी भी होगा ना, या एक अनपढ़ आदमी भी होगा, उसको बोलो एक फल है जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन 5% है, एक में 10% है, एक में 20% है, तो मेरे ख्याल में कोई कोई बेवकूफ भी होगा वो भी कहेगा कि यार 20% वाला प्रॉफिट मार्जिन वाला फल मुझे चाहिए। ठीक है, ये चीज आप लोगों को अब क्लियर हो गई। तो वो एक अनपढ़ बंदा भी क्या कहेगा कि यार ऐसी ऐसा फल मुझे लेना है जिसकी डिमांड हो, आगे मार्केट में डिमांड होगी तो आवाम खरीदेगी ना। दूसरा क्या वो चीज देखेगा, वो कहेगा यार प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कहेगा मुझे वही चीज लेनी है, क्योंकि उसका भी फायदा हो, मेहनत उतनी ही लग रही है, जाके सब फल मंडी जाता है, वापस आता है, मेहनत उतनी ही लग रही है। तो इससे बेहतर है ऐसी चीज लो जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा हो और डिमांड भी ज्यादा हो। दो चीजें हो गई, डिमांड और प्रॉफिट मार्जिन लिख लें यहाँ पर आप लोग। इस स्लाइड को मैं गंदा नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे वैसे मैं लिख सकता हूँ डिमांड, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसने दो चीजें ही कर ली यार, आम की डिमांड भी है, आम में 20% का प्रॉफिट मार्जिन है, डिमांड क्यों है, इसका सीजन आया हुआ है। तीसरा, अच्छा मिसाल के तौर पे यही चीज करता है, अब वो कहता है कि यार जाता है फल मंडी, वो कहता है कि मुझे आम दे दो फलाना फलाना इतने 50 किलो दे दो फॉर एग्जाम्पल, और उसको पता है यार 20% का मार्जिन है। अब इसको रेट्स नहीं पता, प्राइस इसको नहीं पता, ठीक है, इसको प्राइस नहीं पता मुझे किस प्राइस पे खरीदना है। वो क्या करेगा, जो फल जिससे खरीदने जाएगा मंडी में, वो कहेगा यार आम मैं आपको दूंगा 100 रुपए किलो। वो कहेगा कोई मसला नहीं है, 100 रुपए के ले दे दो, 20% तो प्रॉफिट मार्जिन है, मैं आगे इसको कितने का बेच दूंगा, 120 रुपए पे। मैंने आप लोग को म्यूट करा हुआ है, इसलिए आप लोग को अगर कुछ पूछना हो तो हाथ उठा लेगा या चैट कर देगा, क्योंकि आप लोग की बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी। ये सोचा इसने। अब इसको प्राइस का अंदाजा नहीं है, वो जाएगा, उसने बोला यार कुछ भी प्राइस मिल जाएगी कोई मसला नहीं है, मैं 100 का बोलेगा 100 का ले लूंगा, 50 का बोलेगा 50 का ले लूंगा, मैं 20% ऊपर इसको दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन हुआ ये कि जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं या जो बायर हैं, ये जो बायर होंगे आगे, ये बहुत अकलमंद है, कोई बेवकूफ कोई भी नहीं है आजकल के दौर में। वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा यार ये 100 रुपए का, अगर ये मिसाल के तौर पर इसने 100 रुपए का खरीद लिया, अब आगे जाके 120 रुपए का बेचेगा, तो ये कहेगा कि यार 120 रुपए का बेच रहा है, बहुत महंगा है, मुझे तो 60 रुपए का चाहिए। ठीक है, ये बायर जो है इसकी इसके आम के दाम लगाएंगे 60 रुपए, हर बायर इसके दाम 60 65 55 ये लगा रहा है, एवरेज समझ लें। ये जो बायर है वो कहेंगे भाई 60 रुपए किलो आम चल रहा है, 60 रुपए का चाहिए मुझे। तो वो ये सोचेगा यार ये क्या हुआ, मुझे तो समझ नहीं आई, मैंने एक ऐसा फल लिया जिसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा थी, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा, फिर भी नहीं बिक रहा। वो इसलिए नहीं बिक रहा कि इसको प्राइस का पता ही नहीं था। ये दोनों चीजें इसको पता थी कि हाँ डिमांड भी है इस फल की, आम की, प्रॉफिट मार्जिन भी है इसका, लेकिन प्राइस का इसको अंदाजा नहीं है कि किस प्राइस में मुझे लेना है। अब उसको पता होगा कि यार ये आवाम जो है ना ये 60 रुपए का खरीदेगी मैक्सिमम, मुझे 50 रुपए का खरीदना है। तो इसको पता होगा हाँ यार मंडी में तो 50 का ही बिक रहा है। ठीक है, 50 का 60 कितना होता है, 20% ही होता है आई थिंक, लगा लेना कैलकुलेटर से भाई, मैंने अंदाजे से कर रहा हूँ, ठीक है 60 ही होता है शायद। तो अब इसने क्या करा कि यार प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, 50 रुपए का मैं खरीदूंगा, 60 रुपए का मैं बेचूंगा। ये अब मुझे क्लियर हो रहा है, अब ये जाएगा मंडी दोबारा, आम की डिमांड भी है, प्रॉफिट मार्जिन भी पता है, अब इसको प्राइस का भी पता है कि यार मुझे इसका प्राइस का भी पता लग गया।
प्राइस मुझे 50 रुपये से ऊपर नहीं लेनी, अगर 50 रुपये लूंगा तो ही मुझे मेरा बिकेगा 60 रुपये में और मेरा 20% प्रॉफिट मार्जिन होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है। मिसाल के तौर पे ये जाता है, ये सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं, उसके पास जाता है, सड़ा हुआ आम लेकर आ जाता है, 50 रुपये किलो मिल गया उसको, डिमांड भी थी आम की, प्रॉफिट मार्जिन भी 20% है, और क्या कहते हैं 50 रुपये का भी ले रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मुझे किस क्वालिटी का खरीदना है। सड़ा हुआ आम लेकर आ गया, क्या बिकेगा उसका? चैट पे आप लोग लिख सकते हैं, मैंने आप लोग को बिल्कुल म्यूट कर दिया है, क्योंकि आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। बताएं, सवाल जवाब दें, क्या बिकेगा उसका? सड़ा हुआ आम लेकर आ जाता है, कोई कोई पागल ही होगा जो सड़ा हुआ आम उससे ले लेगा। लोग कहेंगे भाई 60 रुपए किलो का जो मैं खरीद रहा हूँ, वो इसलिए खरीद रहा हूँ कि उसकी क्वालिटी भी, मैं सोच रहा हूँ कि क्वालिटी भी अच्छी होगी, ये तो अंडरस्टूड बात है भाई, क्वालिटी अच्छी होगी। वो ये कहेगा यार मैंने ये सारी चीजें कर ली फिर भी मेरा माल नहीं बिक रहा। अब उसके बाद अगर वो रोता पीटता रहे, यार ये जो है ना फल बेचना तो मेरे बस की बात ही नहीं है यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे मुकद्दर में तो नुकसान लिखना ही है। तो ये पढ़े लिखा लोग यही बोलता है, स्टॉक मार्केट में नुकसान के बाद यही बोलता है, यार मेरे मुकद्दर में तो, मेरे नसीब में तो नुकसान के अलावा कुछ है ही नहीं। जब उसको डिमांड का नहीं पता होगा, प्रॉफिट मार्जिन का नहीं पता होगा, प्राइस का नहीं पता होगा, और एक चौथा फैक्टर मैंने बताया, अभी वो उसमें भी आ रहा हूँ, अगर उसका नहीं पता होगा तो वो नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो ये तबका है, ये तबका कभी भी नुकसान में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इनके पास हमसे ज्यादा दिमाग है, हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये आया कि जो है ना डिमांड का फैक्टर, सॉरी क्वालिटी का फैक्टर, उसने बोला कि यार अगर मैं सड़ा हुआ आम लूंगा तो ये कोई भी नहीं लेगा, तो अब ये जाएगा कि आम भी 50 का लेगा, उसने सोचा प्रॉफिट मार्जिन भी 20% है, डिमांड भी है, अब मैं अच्छी क्वालिटी का लूंगा। जब अच्छी क्वालिटी का लेगा तब जाके इसका ये भी बिके, ये भी क्लियर हो गया, ये फैक्टर भी, प्राइस वाला फैक्टर भी क्लियर हो गया, प्रॉफिट मार्जिन वाला फैक्टर भी क्लियर हो गया, और डिमांड वाला फैक्टर भी क्लियर हो गया। अब जाके इसका बिकेगा। अब जब यहाँ पर ये बेचने आएगा, इसने किसी से लिया ना, इसने किसी से लिया, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इसने ये सब ये आइटम, जो भी आइटम ले रहा है, चाहे वो आम हो, चाहे केला हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, कंज्यूमर मार्केट की कोई भी चीज क्यों ना हो, मैंने ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए इसकी मिसाल दी है। तो अब जब बेचेगा ना, इसका लाजमी बिकेगा, क्योंकि इसकी डिमांड भी थी, उसने पता है कि यार प्रॉफिट मार्जिन मेरा हाई है, उसको मजा भी आएगा बेचने में, प्राइस का भी पता था कि यार इतने की प्राइस में ये कस्टमर मुझसे ले लेगा, और क्वालिटी का मतलब कि उस चीज, वो चीज अच्छी है। ठीक है, ये चीज आप लोग को क्लियर हुई? मुझे चैट पे हाँ या ना बता दें, ये चीज क्लियर हो, मुझे कोई दो चार बंदे हाँ बोल दें कि अगर क्लियर हो गई। सही है, अब मैं इसको जोड़ूंगा स्टॉक मार्केट से। अब स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है देखें, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, अब पब्लिक क्या कर रही है, हम लोग जो अकलमंद है ना, अपने आप को बहुत बहुत अकलमंद समझते हैं, हम कहते हैं यार मैंने ऐसे ऐसे वूट पटांग सवाल, अगर आप में से किसी ने पूछा हो तो मैंने आपकी आइडेंटिटी किसी को नहीं बता रहा, ऐसे ऐसे वूट पटांग सवाल मुझे आते हैं कि मैं अपनी सैलरी से हर महीने सैलरी का कुछ पैसा एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करता रहूंगा। तो भाई अब अगर ये, अब इस सवाल को जरा जज करें इन चार पैरामीटर्स पे, क्या उस कंपनी की डिमांड है, आगे कोई खरीदना चाहता है? क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन मुझे मिलेगा? क्या उसकी प्राइस मुझे पता है किस प्राइस पे खरीदना चाहिए, या अपनी मर्जी से उसको खरीदते रहो? क्वालिटी से क्या मुराद है यहाँ पे स्टॉक मार्केट? क्वालिटी से मुराद है क्या उस कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, क्वालिटी से मुराद ये कह सकते हैं हम कि फाइनेंशियल समझ ले कंपनी के बहुत अच्छे हैं। अब डिफॉल्टर कंपनी के शेयर उठा उठा के जमा करे जा रहा है, उसका तो कुछ नहीं पता, या ऐसी कंपनी जिसमें वॉल्यूम ही नहीं आता बिल्कुल, रोजाना 100 50 वॉल्यूम आता है, तो ऐसी कंपनी के माल जमा करके, ऐसे भी मुझसे लोगों ने, एक लीजिंग कंपनी थी GRR, उसका कोई वॉल्यूम ही नहीं आता, उसके पता नहीं कितने हजार, 50 60 हजार वॉल्यूम उसने जमा कर लिया, और उसका रोजाना 500 वॉल्यूम ट्रेड होता है। मैंने बोला कि अगर आप मार्केट रेट पे भी सेल करने की कोशिश करेंगे तब भी कई महीने लग जाएंगे आपको सर। तो ये क्वालिटी से क्या मुराद है, ऐसा आइटम ले जिसकी फाइनेंशियल्स अच्छे हों। सही है, हम इसको ये कह लेते हैं, क्यू के बजाय आप एफ कर ले। तो ये चारों चीजें हम लोग मद्देनजर रखते हैं? नहीं रखते। अगर हम नहीं रखते तो फिर हम क्या चाह रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से प्रॉफिट होगा? तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई आइटम लेना, हमें उसकी डिमांड का पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड से कैसे पता होगा? जैसे रिफाइनरीज हैं, हमें पता है कि यार आगे जाके ये रिफाइनरीज का बड़ा जाम आने वाला है, और रिफाइनरीज को बड़ा अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। कोई भी अंदर की कोई खबर आप लोग को हो, या पता होना चाहिए कि रिफाइनरीज का आगे स्कोप बहुत जबरदस्त है। ये सिंपल सी एक आप लोग को मिसाल। प्रॉफिट मार्जिन आपको टेक्निकल्स बताएगा, प्रॉफिट मार्जिन आपको टेक्निकल्स बताएगा कि यार इसकी सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मैं इस तरह से समझाता हूँ, पूरा दिमाग खुल जाएगा आप लोगों का। साइकोलॉजी ट्रेनिंग में बताता हूँ, टेक्निकल्स में तो बात की कहानी है, साइकोलॉजी में सब चीज सिखा देता हूँ मैं। तो प्रॉफिट मार्जिन का पता होगा, हाँ यार ये रिफाइनरी का मैं अगर एक आइटम खरीदूंगा,
इतने दिन में अगर होल्ड करूंगा मुझे 20% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। प्राइस का पता होगा। कैसे पता होगा? आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए कि सपोर्ट कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है। जब आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता होगा तो आप खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल आप एटीआरएल है या एनआरएल है, चलो एनआरएल मैंने बाय कॉल दी थी, जो हम लोग का स्विंग वाला ग्रुप है, मैंने कोई 185 या 190 के करीब इसकी बाय कॉल दी थी, और मैंने बताया था 179 इसकी सपोर्ट है और वहीं से भागा था। लेकिन खैर 190 के करीब मैंने बाय कॉल दी थी, मैंने बताया था 10% मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन है इसका, यानी 200, जो कि उससे काफी ऊपर निकल गया है। तो मैंने सपोर्ट के पास प्राइस बताया था, प्रॉफिट मार्जिन भी बताया, डिमांड भी बताई इस चीज की। ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी? ये आपको टेक्निकल से भी पता लगेंगी और रूमर से भी पता लगेगा। ज्यादातर चीजें आपको टेक्निकल से पता लगेगा कि इसका डिमांड है कितनी। अगर टेक्निकल्स बता रहे हैं कि इसमें बाइंग प्रेशर आ रहा है बहुत ज्यादा, आपको पता लग जाएगा इसकी डिमांड है। प्रॉफिट मार्जिन भी पता लग जाएगा आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, ट्रेंड लाइन से, इन सब चीजों से प्रॉफिट मार्जिन पता लग जाएगा कि एक्सपेक्टेड कितना प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। प्राइस कैसे पता लगेगा? सपोर्ट पे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा अभी इस वक्त एटीआरएल 270 रुपये पे ले लेता है, अभी 270 टच किया था उसने, 270 पे ले लेता है, वो कहता है यार रिफाइनरी की डिमांड बहुत है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत है, मैं ले लेता हूँ। तो उसने, चलो मैं कहता हूँ कि ये ठीक है, इसने ये फुलफिल करा, ये फुलफिल करा, लेकिन ये इसने फुलफिल नहीं करा। प्राइस उसको पता ही नहीं थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उसको पता ही नहीं था, इसने गलत ले दिया। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी में अब आप समझ लें, यहाँ पे कह सकते हैं कि फंडामेंटल्स कह लें, ठीक है। इस क्वालिटी को मैं फंडामेंटल्स कह देता हूँ, ठीक है। अब मैं आम के फंडामेंटल तो नहीं कह सकता ना, उसलिए समझाने के लिए क्वालिटी बोली थी, और क्वालिटी से मुराद फंडामेंटल। चलो फंडामेंटल भी अच्छे, लेकिन कोई एक चीज भी वायलेट होगी ना, आप नुकसान में रहोगे। तो अगर मैंने एनआरएल की कॉल दी, मैंने देखा कि इसकी डिमांड है, इसमें मुझे बाइंग प्रेशर नजर आ रहा है, ये मुझे टेक्निकल से पता लगा। प्रॉफिट मार्जिन मैंने देखा, हाँ 10% प्रॉफिट बुरा प्रॉफिट नहीं कहलाता, मैंने ये मिनिमम 10% प्रॉफिट बताया था, जो कि अचीव भी हो गया। प्राइस मैंने बताया था इसकी सपोर्ट 185 के करीब, सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर ऑलरेडी था। मैंने कहा था कि क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन मेरा हाई है और ये सपोर्ट्स के बिल्कुल करीब है, ये ले सकते हैं यहाँ पर। फाइनेंशियल फंडामेंटल्स इसके स्ट्रॉन्ग थे, तो मैंने इसकी बाइंग बता दी, प्रॉफिट दिया इसने। कोई भी शेयर आप उठाएंगे, अगर ये चार पैरामीटर्स आप नहीं लेंगे, नहीं सोचेंगे, तो आपको नुकसान ही होगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे एटीआरएल किसी ने तो 270 रुपए पे लिया होगा ना, एंग्रो किसी ने तो 200-300 रुपए पे लिया होगा, पीएसजीएल अभी जो 250-55 पे जा रहा है, किसी ने तो 250-55 पे लिया होगा ना। तो वो कर क्या रहा है? वो प्राइस को वायलेट कर रहा है, वो बहुत सारी चीजों को वो वायलेट कर रहा है, हो सकता है डिमांड को भी वायलेट करे। तो ये सारी चीजें हम लोग को पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपके चैट देख रहा हूँ, क्या क्या लिखा आपने? ठीक है, सही है, चलो अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई, दिमाग खुला। अब मैं इस तरह से मेरी ट्रेनिंग होती है कि मैं इस तरह से समझाता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूँ, इस तरह से आप लोग को समझ आता। अब मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी जो मेरी ट्रेनिंग है, मैंने बहुत जल्दी में निकलने की कोशिश करी, वरना मेरा इसमें 1 से 1.5 घंटा मेरा इसमें लग जाता है, सिर्फ एक स्लाइड के अंदर। और ये जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, इसमें हम हमारा कोई चलो ये पॉपअप आ गया, इसी पॉपअप की वजह से मैंने बोला था कि हमारी एक ही सेशन होगा, बस हमारे पास 9 मिनट है, उसके बाद हम बंद कर देंगे। तो हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग कम से कम 6 सेशन तो चलते हैं। 6 सेशन का मतलब 1.5-1.5 घंटे के 6 सेशन हमारे चलते हैं। और उसमें मैं पूरा क्लियर बताता हूँ कि ये इसमें करना क्या है। मिसाल के तौर पे मैं ये भी बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, क्लियर हो जाता है पूरा। एक चीज को लोअर लॉक क्यों लगता है, एक चीज इसका साइकिल क्या होता है, कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मार्केट क्या हम बार बार मतलब मार्केट क्रैश होती है, क्यों होती है, लोग रोते हैं यार मार्केट क्रैश हो गई, यार क्या हो गया। मार्केट को क्रैश लाजमी होना है, हर हाल में होना है। दुनिया की कोई भी मार्केट हो, और कोई भी मतलब कि स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, उन सबको क्रैश होना है। और उन सबको एक दफा बुलिश रन होता है, एक दफा बेरिश रन होता है, ये सब मैं बताता हूँ। फिर मैं सब मिस्टेक्स बताता हूँ कि क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो ये सारी चीजें जब आप लोग इसमें सीखेंगे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में, तो आप लोग का दिमाग ऐसा खुलेगा, उसके बाद आप नुकसान नहीं करेंगे एटलीस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो, ये तीसरा बैच है ट्रेनिंग का, 2 बैच जो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप उनसे पूछ सकते हैं, कोई भी है वो बता सकता है ग्रुप में कि किस तरह की ट्रेनिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। इस दफा जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये थोड़ी सी और ज्यादा उसमें मैं टॉपिक्स लेकर आया हूँ, और थोड़ी सी अच्छी खूबसूरत सी स्लाइड्स बना रहा हूँ, आप लोग को नजर आ रहा होगा, थोड़ी अच्छी सी प्यारी सी स्लाइड बनाई है मैंने। तो इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। और ये मैं कहता हूँ कि इस पूरी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के बाद
ये आप लोग ने एक डेमो देख लिया किस तरह से मैंने समझाया, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप एक दफा ग्रुप में लिख जरूर देगा अपना फीडबैक कि हाँ जो भी समझाया, एक छोटा सा ही टॉपिक समझाया लेकिन समझ में आया, या नहीं समझ में आया, या बिल्कुल समझ में नहीं आया, जो भी आप बता देगा। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि इसमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग में पूरा जो इंसान का जो डर है ना, ये भी मैं बताता हूँ किस किस तरीके के इन्वेस्टर होते हैं और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, उसको मैंने बताया, हमारे ग्रुप का बंदा है, उसको मैंने बताया था ये चीज़ है, ये ट्रीट लो, 17 रुपए में ट्रीट लो, जो मैंने इंटरडे का डेमो ग्रुप बनाया था, और 17.5 पे सेल कर देना। उस बंदे ने, क्योंकि शायद अभी मेरे ट्रेनिंग में बैठे हुए हो, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, क्योंकि उस बंदे को नुकसान इतना हो चुका है पहले कि उनको उसको लगा कि शायद ये भी मुझसे मेरे हाथ से छूट जाएगा। फौरन बुक कर दिया, 17.2 या 3 पे बुक कर दिया, कुछ भी नहीं मिला होगा। और वो अगले दिन जब 17.5 गया तो कह रहा है यार मुझे इतना अफसोस हुआ, इतना गुस्सा है अपने आप पे। वो इस वजह से होता है कि वो डर जाते हैं। अब डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। हमने बुल्स का सबको पता होता है, बेयर्स का सबको पता होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, चिकन होता है, और इसी तरह से क्या कहते हैं, स्टैग्स होता है, वेल होता है। ये सारे डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है, चिकन वाला बिहेवियर हो जाता है। ये हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में कि ये सारे बिहेवियर क्या होते हैं और क्यों होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। चिकन वाले बिहेवियर में क्या होता है, इंसान हर वक्त डरा रहता है, इतना खौफ होता है कि वो अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी लूज ही किया जा रहा होता है इस डर के मारे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हमारे ग्रुप में ऐसे थे जो इतना डर डर वो खौफ में थे, 1 महीना मेरे साथ रहे, उनका सब डर वो खौफ मैंने उनका निकाल दिया। मैं तो, मेरी आदत ये है कि अगर कोई फालतू में डरता है उसको डांट भी पड़ जाती है मुझसे, तो शायद डरता भी है और वो इस तरह की हरकत करने से रुकता है, वरना अदरवाइज ना रुकूं तो अपना नुकसान करके बैठ चुका होता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे सेंचुरी पेपर है, मैंने दिलाया था पहले 30 रुपए पे, फिर मैंने उनको बोला अभी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जब 22, 22.5, 23 रुपए पे हुआ, मैंने बोला अब इसको इतना एवरेज करो कि ये 26 रुपए से नीचे आ जाए। अब देखें, उन्होंने प्रॉफिट में इसको निकाल दिया। इसी तरह से बहुत सारे इस तरह से केसेस होते हैं। लोटे केमिकल में हुआ, मैंने उनको बोला कि सब्र रखो, क्योंकि लोग इतना डरे हुए होते हैं, वो पैनिक में सेल कर देते हैं, बाद में उस शेयर की प्राइस ऊपर हो जाती है। ये सारी चीजें हम लोग, सारा डर और खौफ इस साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग से निकल के बाहर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारी टेक्निकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि एक इंसान को समझ ले 50% से ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के बाद। और उसके बाद जब टेक्निकल ट्रेनिंग पड़ेगी, मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ इंशाल्लाह कि इस पूरी ट्रेनिंग के बाद आप लोग को किसी गुरु की, किसी एक्सपर्ट की, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपनी कॉल्स खुद जज करेंगे। कोई अगर आपको कोई ब्रोकर वगैरह, खास तौर पे ब्रोकर बहुत फंसाते हैं लोगों को। मैं पहले एकेडी के साथ एसोसिएटेड था, और मैं जब टेक्निकल्स के हिसाब से मैंने कुछ रिफाइनरीज बाय करी हुई थी, मैंने फिर भी एहतियातन अपने ब्रोकर से पूछा, एकेडी वाले से। तो उसने बोला नहीं, इसका ये इसको इसको बेच दो, बेकार है। मैंने बोला कि जब मुझे टेक्निकल्स इतना अच्छा बताया गया, फंडामेंटल भी स्ट्रांग था उसका, प्राइस भी मैंने सपोर्ट के हिसाब से ली थी, प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे नजर आ रहा था कि कम से कम 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन होगा, और डिमांड मुझे भी टेक्निकल से नजर आ रहा था। जब सब कुछ मुझे टेक्निकल से नजर आ रहा था, तो मैंने बोला मैं नहीं बेचूंगा। और यकीन करें, जहां तक सोचा था बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं तक गया। इसलिए मैं जो टारगेट्स बताता हूँ, आप लोग ये भी कर लेंगे कि ठीक है, लोग अगर अच्छे बाइंग कर भी लेना तो सेलिंग नहीं कर पाते कि यार सेलिंग कहाँ पे करना है। इंशाल्लाह ये भी कोशिश करूंगा, ये वाला भी क्लियर करूँ कि भाई किस तरह से सेलिंग करनी है आप लोगों को। तो हम ऐसे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे जिसके बाद आप लोगों को कुछ भी और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग से आप लोग ट्रेनिंग लेंगे, तो ट्रेनिंग में क्या कराते हैं, ट्रेंड लाइन ज्यादा सिखाते हैं, कैंडल्स, शेप्स, इसको सिखाते हैं। वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कभी कभी कि दिमाग, मतलब पल्ले नहीं पड़ता और दिमाग के ऊपर से वो चला जाता है। हम ये सब कुछ भी कचरापन नहीं करेंगे, हम सीखेंगे सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स। ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है ना, ऐसे ही नहीं बनाए गए। ट्रेंड लाइन ठीक है, ट्रेंड लाइन अपनी जगह इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐसे नहीं बनाया गया है। टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर आप सर्च करें कोई सैकड़ों की तादाद में, तो हम ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स रखेंगे, उसका कॉम्बो बनाएंगे कि उसको देख के आपको मतलब कि मजीद किसी चीज की भी जरूरत नहीं होगी। अच्छा, टेक्निकल इंडिकेटर्स मिसाल के तौर पे अगर आप यूट्यूब से देखें, अब आप लोग के जहन में ये चीज आ सकती है कि यार ये तो यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं होता इससे, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, ये बाद में इंडिकेट करते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है, ये सब गलत है। इवन यूट्यूब में भी जो ज्यादातर 99% जो वीडियोज है, उसमें सही से नहीं बताया जाता। उसमें क्योंकि 5 मिनट की वीडियोज होती हैं, वो 10 मिनट की वीडियोज होती हैं, उनका मकसद यही होता है कि मैं किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे इस वीडियो को व्यू करें, और मेरा जो है ना बस व्यूअरशिप बने बढ़े और लोग सब्सक्राइबर्स बढ़े, ये पर्पस होता है। पर्पस ये नहीं होता कि आपके दिमाग के अंदर फीड कर दें। तो इसलिए जो
मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल आरएसआई में तो 3 घंटे लग जाते हैं आरएसआई समझाने में। अब आप बोलेंगे यार आरएसआई में है क्या, जब आपको टेक्निकल ट्रेनिंग होगी तो पता लग जाएगा। एमएससीडी में कोई 4-5 घंटे हमारे एमएससीडी में लग जाते हैं। अब एमएससीडी में ऐसा क्या है, लोग कहते हैं एमएससीडी जो है ना बहुत बाद में बताता है। हम उसको इस तरीके से पढ़ेंगे, कोई ऐसी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे जो आपको यूट्यूब में नहीं नजर आएगी, और जिसके बाद आपको सिर्फ यही इंडिकेटर मैं दे दूं, आप सारी चीजें 100% एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर लेंगे। तो ये ट्रेनिंग का समझ लें खुलासा था, और मैंने एक छोटी सी अपनी डेमो मैंने बताया, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग को जैसा भी है समझ में आया होगा। आप मुझे जो है ना वो बता देगा। अच्छा, अब मैं म्यूट आप लोग का खोल रहा हूँ, आप लोग के पास सिर्फ 2 मिनट है, ठीक है। और म्यूट कैसे खुलेगा, आप लोग मुझसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं कैसे खुलेगा मुझे। वेट, यार इसका तो एक तो इंटरफेस ही समझ नहीं आता। म्यूट, म्यूट मैंने सबको करा था ना म्यूट, तो मुझे वो खोलना है। ठीक है, किसी को पता है? चलो एक मिनट। हाँ, अब कोई भी अपना कुछ डिस्कस कर ले, 1 मिनट है। मैंने अब आप लोग को म्यूट अलाउ कर दिया खोलना। हाँ अब जरा। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज किसी किसी एक इंडिकेटर को थोड़ा डेमो के तौर पे लगा के थोड़ा उसका बता सकते हैं प्लीज। मैकडी का इंडि- कर दें या कर दें या मैंने आपको बताया आ, ना इसमें 5 घंटे लगते हैं, नहीं बताया जा सकता अभी। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, वो ऐसा समझाया जाएगा कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अच्छा, ये अभी इस इसका बता दे, इस स्लाइड का या इस डेमो का, ये समझ में आया कुछ पल्ले पड़ा? It's इस clear. आवाज नहीं आ रही। It's totally clear. क्लियर है, ठीक है। और बाकी लोगों को सम मतलब साइकोलॉजी समझ में आई इसके पीछे की क्या होना जी चाहिए जी इसके। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छी तरह समझ लग गया सर। चले जी चले। सर भाई बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। चले ठीक है, अच्छी थैंक्स बात सर, है। जजाकल्ला। चले चले ठीक है। ये हमारी इसकी कोई समझ लें कोई 20 के करीब इसकी स्लाइड होगी। और ये तो मैंने एक ही स्लाइड बनाई है, इस तरह की 20 स्लाइड्स होंगी, इसमें सारी चीजें हमारी इंशाल्लाह समझ में आएगी। लोअर लॉक्स क्यों लगते हैं, अपर कैप क्यों लगते हैं, और कोई प्राइस ऊपर क्यों जाती है नीचे क्यों जाती है, सब चीज हमारी क्लियर होगी। तो बस ये इतना ही है। जफर हाँ। भाई वो मैंने साजियो और क्या नाम है दूसरा जो आपने पीएनसी का बताया था, वो हम्म, मैंने होल्ड किया हुआ है, अभी तक वो सेल मैं नहीं हुआ आप वो। भाई वो बाद में आप मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब लोग चलें, अब यहाँ पे एंड करते हैं मीटिंग। 1 मिनट में वैसी मीटिंग खुद ब खुद जफर एक्सपायर हो भाई जाएगी, ये ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग कब होगी फिर इसकी? मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज। ग्रुप पे फिर बात करते हैं, ठीक है। चलो। ओके, अल्लाह ओके जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।